जी नमस्ते। जय जगन्नाथ के साथ गौरांग पुण्य का नया साल का हार्दिक शुभेच्छा। वीडियो डाल में थोड़ा देर भी हो जाता है, कभी कभार सब्सक्राइबर्स बहुत रूठे होते हैं, क्या करें, ऐसा कुछ मजबूरियां भी होता है। एक नए वीडियो को एनालिसिस को चलते हैं। नया साल का नया वीडियो, मिथुन लग्न, जेमिनाइन असेंडेंट। लग्न शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं, लग्न के हिसाब से आप देखिएगा, राशि के हिसाब से ये वीडियो नहीं है। आप देख सकते, मना नहीं, मगर उसी हिसाब का रिजल्ट नहीं हो आ पाएगा। और ये एक डिस्क्लेमर है कि एक ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशन इस महीने में कैसा होता है, उसी हिसाब का एक प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजिकली। एंड हमेशा की तरह हर महीने संक्रांति से अगले महीना संक्रांति तक का ये वीडियो, जैसे कि रवि का संक्रमण होता है जिस दिन से, अगले महीने उसी दिन तक का वीडियो है। और इसी महीने में 14 जनवरी मकर संक्रांति पड़ता है, उसी दिन रवि का संक्रमण होता है, उसी दिन से ये वीडियो है। और वो 14 जनवरी से 13 फरवरी तक का ये टाइम एस्ट्रोलॉजिकली प्रेडिक्शन फॉर वेरियस लग्नस। उसी दिन मकर संक्रांति पड़ता है, बहुत बड़ा त्योहार है हमारा हिंदुस्तान में, हिंदुस्तानियों के लिए। कई कई जगह पे ये 10 दिन 12 दिन तक चलता है मकर संक्रांति, सूर्य संक्रमण। और वो डेटेड ये तारीख में एग्जैक्टली 2:43 2:43 PM को संक्रांति का संक्रमण होता है रवि का। और उसी दिन का तिथि पड़ता है शुक्ल द्वादशी एंड फ्राइडे, शुक्रवार का। मैं दिल्ली का ये टाइमिंग लिया है। अगर ज्योतिष में आपका रुचि है तो इसी टाइम में कोई बच्चा या कोई बच्ची जन्म लेता है तो उसको मिलता है एक रोचक योग। ये पंच महापुरुष योग में से एक है, ये पंच महापुरुष योग में से एक है। एंड सेकंड केमद्रुम योग, ये एक नेगेटिव का योग है, जबकि चंद्रमा की आगे हाउस एंड पीछे हाउस कोई प्लैनेट ना हो तभी तो ये केमद्रुम योग बनता है। ये मेंटली अंगुइस को एक कंजर्वेटिव की तरह ले जाते हैं कि कंजस्टेड कर देता है, एक लोनलीनेस, अकेलापन में सोचना, और वो सोच जो कि सिर्फ अपने तरफ से होगा, बहुत कष्टदायी होता है ये योग, केमद्रुम योग। और एक बुधादित्य योग मिलता है, एग्जैक्टली उसी दिन रवि एंड बुध दोनों साथ में होते हैं। रवि के साथ जब बुध होते हैं तब तो आदित्य योग बनता है। वो बच्चा या बच्ची बहुत शार्प इंटेलेक्चुअल होता है। तो मिथुन लग्न राशि के हिसाब से इसे मत लीजिए। राशि जैसे कि उसी दिन उसी टाइमिंग में चंद्रमा वृषभ राशि में ही है, हर 2.5 दिन में चंद्रमा का प्लेसमेंट चेंज होता है, तो इसीलिए मैंने मेंशन किया यहां पर। मगर यहां एक नहीं होना चाहिए आपका मिथुन लग्न, मतलब मेष वृषभ एंड मिथुन, यहां पर एक लिखा होगा, उसी क्रम में ये दो ये रहा सिस्टम मिथुन लग्न का जन्म कुंडली। दोबारा बताता हूं, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, कि ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशंस का हिसाब इसी महीने में। लग्नाधिपति आपका बुध मरकुरी है, और ये बुधदेव आपका 14 जनवरी, एग्जैक्टली 14 जनवरी को रेट्रोग्रेड पोजीशन आते हैं मकर साइन को। यहाँ इसी डेट इसी टाइमिंग में मरकुरी आपका लग्नाधिपति रेट्रोगेशन की पोजीशन में होता है। ये आपका लग्न से 8वां घर है, शनि का घर तो है, शनि और बुध में बहुत बॉन्डिंग है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, फिर भी ये 8वां हाउस है। 8 अगर कोई भी पेशेंट किडनी से रिलेटेड है और पहले से
ऐसा कुछ डायलिसिस वगैरह वगैरह चल रहा है या उसके लिए कोई डॉक्टर कंसल्टेशन चल रहा है, उसी में ढीलापन ना दे। सेकंड, आपका जो शार्प इंटेलेक्चुअल, ये 8वां हाउस में रवि के साथ एंड शनि के साथ आ जाने से रेट्रोगेशन बकरी, एंड यही रेट्रोगेशन बकरी पोजीशन में चंद्रमा की नक्षत्र डिवीजन में बुधदेव होते हैं। एंड चंद्रमा आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड है, जो कि मारक का स्थान है। चंद्रमा से बुध का बनता नहीं है, पड़ता नहीं है। मैंने पिछला वीडियो में एक छोटा सा कहानी, माइथोलॉजिकल एक कहानी बताया था, फिर भी दोहराता हूं, बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करने को कोशिश करता हूं। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा, तारा को छल या कपट से ऐसे हरण किए चंद्रदेव ने। एक अनमैनरेबली एक बच्चा पैदा हुआ जो कि बुध है, एंड जिसको सोशियली रिकॉग्नाइजेशन चंद्रमा ने नहीं दिए कि हाँ ये मेरा बेटा है। एंड गुरुदेव बृहस्पति को पता है कि ये मेरे में ही ये बच्चा पैदा नहीं हुआ है, या मेरे से ये बच्चा पैदा नहीं हुआ है, तब उन्होंने भी मरकुरी बुध को रिकॉग्नाइजेशन नहीं दिया है। तो चंद्रमा से और बृहस्पति से बुध बनते नहीं, पढ़ते नहीं। कभी कभार कुछ योग भी बन जाता है, यह एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, मगर वैसे सिंपल देखा जाए अगर मरकुरी बुध से चंद्रमा बनते नहीं। और ये सेकंड हाउस का ओनर है चंद्रमा। सेकंड हाउस एक मारक का जगह है आपके लिए, मिथुन लग्न के लिए। एंड वो बोली, आपका जो जुबान, टंग, आपका जो स्पीचेस होता है, आपका क्या कुछ बोलते हैं, हर एटीट्यूड में बोलना 90% डिपेंड करता है कि आपका बोली में कितना दम है, कितना कितना ग्रेविटी है, कितना पावर है। वो सेकंड हाउस है। एंड जितना सारे आप मुंह में लेते हैं ना, इनपुट करते हैं, वो भी सेकंड हाउस को दर्शाता है। तो इसी महीने में आपका मरकुरी यहां पर होना और फोर्थ हाउस का लॉर्ड मरकुरी बुध यहां पर होना, स्वाभाविक तौर पे उतना परसेंटेज का रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और फोर्थ हाउस का ओनर 8 हाउस में है, रेट्रोगेशन की पोजीशन में। जो प्लैनेट कभी कभार रेट्रोगेशन हो जाता है, वो पिछले हाउस को कुछ देखता है, कुछ परसेंटेज इनका पिछला हाउस को देखता है। ज्योतिष को अगर एनालिसिस करें तो ये पिछला कर्म की टुवर्ड्स हो जाता है, पास्ट लाइफ की टुवर्ड्स हो जाता है, क्या कुछ बाकी रह गया है जिसको अब इसी जीवन में, इसी जन्म में फुलफिलमेंट करना। तो फोर्थ हाउस, ये फोर्थ हाउस का लॉर्ड 8वां पोजीशन में है। अगर माँ की शारीरिक तौर पे कोई कुछ परेशानी है और आप कहीं दूर में है, एक भी टेलीफोन कॉल आए माँ से कि उनके की ओर से, परिवार से, सब्जेक्ट माँ से लेकर, कभी भी ढीलापन ना दीजिएगा, तब तो बेहतर रहेगा। एग्जैक्टली मैं इसको और ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करता हूँ। घर में बुजुर्ग माँ भी होते हैं, इनका शारीरिक तौर पे कोई अक्षमता है, कोई अनकैपेबिलिटी है, एंड वो अंडर ट्रीटमेंट है, चाहे ट्रीटमेंट ना भी है, उनकी तरफ से कोई भी टेलीफोन, कोई मैसेज, कुछ भी जाए कि बेटा तुम्हें आना चाहिए या बेटी तुम्हें आना चाहिए और मैं देखना चाहती हूँ, तो कभी भी नेग्लेक्ट ना करें। 8 हाउस एक मृत्यु भाव, एक अनएक्सपेक्टेशन न्यूज, एक अनएक्सपेक्टेशन गेन, अनएक्सपेक्टेशन लॉस, ये 8 हाउस को दर्शाता है। तो अचानक सा कोई न्यूज आपको आए, वो नेगेटिव हो सकता है, कोई पॉजिटिव भी हो सकता है। एंड सेकंड हाउस चंद्रमा का, सेकंड हाउस चंद्रमा का, मैं आगे जाऊं, चंद्रमा का जो ट्रांजिट होता है, चंद्रमा कर्कट साइन को आएंगे 17 जनवरी को, यहां पर होंगे। ये शनि की दृष्टि में तो आएंगे 7वां दृष्टि में, फिर भी चंद्रमा का 7वां दृष्टि मरकुरी के ऊपर पड़ेगा। तो ये 17 तारीख को आप और ज्यादा कसस रहिएगा। ये 2.5 दिन में चंद्रमा प्लेसमेंट चेंज करता है। एग्जैक्टली उसी दिन रोहिणी नक्षत्र में है चंद्रमा, जो कि खुद का नक्षत्र है। एंड बुधदेव चंद्रमा की नक्षत्र में है, श्रवण नक्षत्र में है, इसीलिए मैं ये सब बता रहा हूं। नक्षत्र रिलेशन करता है बुध चंद्रमा
के साथ इंटरनली, इंटरनली मतलब नक्षत्र डिवीजन में। और देखते हैं आपका लग्न के बाद आपका 6 हाउस में मंगल एंड केतु बोथ कंबाइंड होकर बैठे हैं। मंगल देव बुध की नक्षत्र में आते हैं एंड यही मंगल 16 जनवरी को धनु साइन को चले जाएंगे, मतलब 6 से 7वां हाउस को चले जाएंगे। 6 नौकरी पैसा का, सर्विस जॉब का, तो योर टारगेट अचीवमेंट का, टर्म एंड कंडीशन में सक्सेसनेस का, ये करो मैं दूं, अगर मैं दूं तो मैं इतना देना चाहिए, ये जो टर्म एंड कंडीशन का चीज होता है 6 हाउस होता है। एंड आपका ये 6 हाउस का लॉर्ड खुद पे खुद बैठे हैं यहां पर, वो 7th को जाएंगे। मंगलदेव 7th को जाने से एक र्यूडनेस बिहेव आपको मिलेगा आपका स्पाउस की तरफ से, आइदर आपका लॉ साइड से, आइदर आपका अगर पार्टनरशिप बिजनेस है, जैसे फार्म्स, जैसे ब्रदर्स एंड को, जैसे एंटरप्राइजेस वगैरह वगैरह, इस तरह का बिजनेस अगर है आप में, तो बात कम करे, सोच ज्यादा रखे। ये टाइमिंग मंगल जब चले जाएंगे 7th हाउस को, एक र्यूड बिजनेस बिहेव सामने वाले से आपको मिलेगा। एंड 7वां हाउस में शुक्र आपके लिए अच्छा है, मिथुन लग्न के लिए शुक्र अच्छा है, आपका 5वां लॉर्ड योगकारक बनता है, मगर यहां पर वो बृहस्पति की घर में है एंड रेट्रोगेशन बकरी की पोजीशन में है। होता क्या, शुक्र यहां पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है एंड खुद का नक्षत्र में है। एंड शुक्र ये जो बकरी की पोजीशन में है 29 जनवरी 2022 को वो डायरेक्ट रहेंगे। तो 29 जनवरी तक आप ये जो तीनों सेक्शन मैंने बताया, स्पाउस रिलेटेड, पत्नी रिलेटेड, पति रिलेटेड, फैमिली, आपका लॉ साइड, आपका पार्टनरशिप बिजनेस, आपका टर्म एंड कंडीशनल चीजें जो होता है, जरा सिंसियरिटी मेंटेन करें, उधार ना दे तब तो सही रहेगा, क्योंकि आपका 2nd हाउस धन का कारक है, 7th हाउस में शुक्र है, रेट्रोगेशन की पोजीशन में है। किसी को उधार ना दे तब बेटर नहीं, बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो फिर आपके हाथ को रिटर्न आना उतना आसान नहीं है। कम से कम इसी टाइमिंग में शुक्र को जाने दीजिए डायरेक्ट होने की पोजीशन पे 29 जनवरी। 29 तक आप इंतजार कीजिए शुक्र को, ये रेट्रोगेशन आर जो लिखा हुआ है वो कम से कम मिट जाना चाहिए। और मंगल के साथ केतु यहां पर 6 हाउस, जो रोग, ऋण, शत्रुता, आपका एनिमिटी, यहां पर मंगल के साथ केतु होने पर और ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। मंगल की तरह केतु रिजल्ट देते हैं, मंगल खुद के घर में है एंड मंगलदेव बुध नक्षत्र डिवीजन में, आपका लग्नाधिपति के नक्षत्र डिवीजन में आते हैं। एंड केतुदेव आपका अनुराधा नक्षत्र शनि की नक्षत्र डिवीजन में आ रहा है। शनि आपका 8 हाउस का ओनर है, आपके लिए उतना बुरा ही नहीं है, फिर भी उतना अच्छा ही नहीं है। 8 हाउस में शनि है, जबकि 9th को जाएंगे तब आपको बेटर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मगर अभी के लिए ये जो मंगल देव, ये धनु साइन को जाने दीजिए 16 जनवरी। एंड जाने के बाद कम से कम जो डिस्प्यूट्स था, अगर कोई केस मैटर्स आपका चल रहा था, उसी में कितना परेशानी झेलना पड़ रहा था, कोई कोर्ट, कोई वकील, कोई पुलिस वगैरह, कुछ लैंडेड प्रॉपर्टी को लेके थोड़ा बहुत रिलैक्स उस टाइम मिलेगा। पैसा तो खर्चा होगा ही होगा, अभी आप उभर के आ नहीं पाएंगे, वो टाइम आपके लिए नहीं है। महादशा अगर आपका मंगल का है, ये टाइमिंग आपका नहीं है अच्छा अभी के लिए। अगर महादशा आपका राहु का चल रहा है, ट्रांजिट के हिसाब से देखें तो ये टाइमिंग आपके लिए अच्छा नहीं है। देखिए आपका हॉरोस्कोप पे महादशा किसका चल रहा है। अगर 12th हाउस में राहु है, ट्रांजिट में आपका महादशा चल रहा है, तो हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सपेंडिचर, फालतू का एक्सपेंडिचर, ना चाहते हुए भी एक्सपेंडिचर, हॉस्पिटलाइजेशन, एक फिक्सेबल जगह
जगह पे जैसे कि बोला जाता है बंधन योग, मतलब आपको फिक्सअप हो जाना, आप चाहकर भी बाहर नहीं जा सकते। सिचुएशन क्या भी हो सकता और वजह क्या भी हो सकता, मजबूरी क्या कुछ भी हो सकता। इच्छा नहीं है तब तो आप जाएंगे, कुछ दिन के लिए वहां ठहरना पड़ता है, आप आ नहीं पाएंगे, बाहर उभर के आ नहीं पाएंगे। 12 हाउस राहु है, ये ट्रांजिट आपके लिए सही नहीं है। अप्रैल महीने तक इंतजार कीजिए, राहु चले जाएंगे 11th हाउस का आपका, और बाकी प्लैनेट्स अप्रैल के बाद आपका बृहस्पति का ट्रांजिट चेंज होने वाला है एंड शनि का ट्रांजिट चेंज होने वाला है। बहुत बढ़िया, बेटर, बेस्ट टाइम आपका आने वाला है। मई महीने तक आपका सही ढंग से बड़े बड़े प्लैनेट जो लॉन्ग ड्यूरिंग का ट्रांजिट का प्लैनेट आपका सही जगह पे आ जाएंगे। बहुत झेला है मिथुन लग्न, वो जो अकेलापन, बस मैं रहूं और एक बंदा सामने रहूं। एक वीडियो में मैंने बोला था, मिथुन उनका नेचर ही है कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, तब तो वो सही ढंग से चलेगा। एक क्राउडेड की जगह में वो सही ढंग से चल नहीं पाएंगे। उनका अकेलापन में कोई टैक्स दे दिया जाए तो वो सही ढंग से करेंगे, मगर एक क्राउडेड की जगह में उन्हें दे दिया जाए कुछ टैक्सेस, वो सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। उसका माइथोलॉजी को चले, एक एक जल राशि है चारों तरफ, एंड वो जल राशि कंस्टेंट है, नदी की तरह बहता नहीं है, कंस्टेंट है। उसी के ऊपर एक नौका है जिसमें कि एक मेल और एक फीमेल बैठे हैं। उनके हाथ में जो होता है बहाने के लिए जो चीज, नाम मुझे पता नहीं है, वो नहीं है। तो इसका मतलब वो नौका, वो नाव दिशा तय नहीं कर पाता है, कहाँ जाएगा, किस तरफ जाएगा, किस दिशा में जाएगा। मगर वो मेल एंड वो फीमेल अपने प्रेम में लीन है। तो इन्हें कोई डिस्टरबेंस ना करे, तब तो आलन जगह को चॉइस लिए, अकेलापन को चॉइस लिए। मिथुन लग्न नेचर यही है, सोचने को छोड़ दे। बहुत बड़ा साइंटिस्ट का नॉलेज है, इंटेलेक्चुअल है, कंसल्टेंसी है, बहुत बड़े वकील है, मैथ में माहिर है, कॉमर्स में माहिर है, शार्प इंटेलेक्चुअल। अपना बुद्धि का विकास वो इस तरह करता है, कम पैसा में वो ज़्यादा इनकम कैसे किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में उनका बहुत पकड़ होता है, शेयर मार्केट में उनका नज़र बहुत पकड़ है, ट्रेडिंग में उनका मास्टरी है। तो मिथुन लग्न एंड बृहस्पति देव आपका 7th हाउस, अभी 7th एंड 10th हाउस, अभी 9th हाउस में है। बृहस्पति आपका राहु की नक्षत्र डिवीजन में आ रहे हैं, शतभिषा नक्षत्र में, एंड राहु आपका 12वां पोजीशन में है, अभी के लिए ठीक नहीं। राहु का नजर में कौन आता है, डायरेक्टली मंगल देव आते हैं, 7वां पोजीशन। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राहु का 5 7 9 में फोकस पड़ता है, दृष्टि। तो 1 2 3 4 एंड 5 आपका ये 4th हाउस राहु का है, एंड ये 6 हाउस राहु का है, 5 7 9, एंड ये हाउस आपका राहु का पूर्ण दृष्टि में आते हैं। तो आपका 8 हाउस में रवि बुध शनि है एंड रेट्रोग्रेशन बुध है, 8 हाउस को 9वां दृष्टि राहु का। तो दोबारा दोहरा हूं, फैमिली का किसी का अगर कोई फिजिकली ट्रीटमेंट है, या करना है, या कर रहे हैं, या चल रहा है, या चलने वाला है, उसी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत किया कीजिए। कई दूर से आपके लिए कोई नेगेटिव न्यूज भी आ सकता, और अपना रिश्तेदार से, अपना खून के रिश्ते से। ईश्वर ना करे किसी को इस तरह का दंड ना दे। जिसने झेला है, जिस पर्सन ने इस तरह का झेला है, इन्हें ही पता है कि वो कितना पेनफुल चीज़ है। मैं जगन्नाथ को मेरी तरफ से प्रार्थना करता हूँ, सभी को अच्छे से रखे, किसी को ना इस तरह का पनिशमेंट दे। अप्रैल इंतजार कीजिए, अप्रैल मई तक ये राहु को 11th हाउस को जाने दीजिए, शनि को चेंज होने दीजिए, बृहस्पति चेंज होने दीजिए। बाकी जो
कम ड्यूरिंग का टाइमिंग का जो प्लैनेट्स है उस टाइम शायद वो शुक्र अच्छे पोजीशन में चले जाएंगे, 9th 10th 11th बेस्ट टाइम आने वाला है उस टाइम। मगर अभी के लिए अगर आपका राहु का महादशा चल रहा है, जैसे कि मरकुरी का और जो आंटी बृहस्पति का महादशा चल रहा है, चंद्रमा का महादशा चल रहा है या अंतरदशा चल रहा है, थोड़ा दिक्कत थोड़ा परेशानी का टाइमिंग है आपके लिए। इष्ट देवी होते हैं मरकुरी का गणपति बाबा, वरदा गणेश, आप पूजा कर सकते हैं। इष्ट देवी होती है गणेश माँ त्रिपुर सुंदरी। इनका बीज मंत्र आप पर डे कम से कम 108 जाप कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, स्पिरिचुअल बन जाइए। जबकि राहु का 12 हाउस का सिचुएशन स्पिरिचुअल बन जाना बेहतर है, अच्छा है। मटेरियल लाइफ को छोड़ दीजिए, जिस तरह का जिस स्वभाव में हो जाता है जाने दीजिए, मगर खुद को आप मेड इन स्पिरिचुअल कर दीजिए। ईश्वर से कनेक्ट लगाइए, ईश्वर से कनेक्ट लगाइए। ट्रांजिट को अगर देखें, केतुदेव आपका 6 हाउस में है, वो करा नहीं देगा, वो करने नहीं देगा। आपको स्पिरिचुअली बनने में वो रुकावट वो केतुदेव कराएगा। अभी केतु का उतना इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, कम से कम जितना पड़ेगा ड्यू टू द अनुराधा नक्षत्र, शनि की नक्षत्र डिवीजन में केतु है, इसलिए। बाकी चलते हैं तारा चक्र को। अगर आपका जन्म राहु का 3 नक्षत्र में है, जैसे कि आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, अभी अभी राहु के बारे में मैं बता रहा था। अगर आपका राहु की 3 नक्षत्र में जन्म हुआ है, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, ये टाइमिंग आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। 3 देता हूं, 4 देता हूं। अगर टाइमिंग है आपका राहु का महादशा या राहु का अंतरदशा, तो हो सके शिव जी की मंदिर जाइए, रुद्राभिषेक कीजिए। हर 6 महीने के अंतराल में आप एक बार क्यों ना हो, अगर हर महीने में होगा तब तो और अच्छा रहेगा। एंड राहु का वही शतभिषा नक्षत्र में रुद्राभिषेक कीजिए। ना हो सके तो स्वाति नक्षत्र में कीजिए, ना हो सके तो पुष्य नक्षत्र में कीजिए। तीनों नक्षत्र बार कौन सा भी पड़े, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। राहु के लिए आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए शिव जी की मंदिर में। पैसा ज़्यादा नहीं है, फिर भी जल में आप कर सकते हैं, जलाभिषेक भी आप कर सकते हैं अगर दूध नहीं है। ब्राह्मण को अगर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे पैसों की वजह से, आप खुद जाइए, खुद कीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर राहु का महादशा पे आप रनिंग में है, अच्छा नहीं है। और हाँ, ये एक पॉइंट ऑप्शनल में देता हूं कि आपका जन्म कुंडली में आपका हॉरोस्कोप में राहु कहां पर है, फिर भी जहां पर ही ये ट्रांजिट का इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, नियर अबाउट 60% पड़ेगा। एक छल कपट का प्लानेट है, कब क्या करेगा कुछ गारंटी नहीं है। 12 हाउस शुक्र का है, जो कि आपका 5th लॉर्ड का घर में है। राहु जहां पर होता है उसी हिसाब का रिजल्ट देते हैं, और यहां पर राहु वैसे शुक्र के हिसाब से रिजल्ट देंगे। जो अपोजिट जेंडर होता है, अगर आपका सीनियर कोई है, आपका ऑफिस में कोई आपका बॉस है, अपोजिट जेंडर, अपोजिट मीन्स फीमेल, तो उनका जो र्यूड बात होगा, जो टैक्स वो चाहते हैं, वो जो क्लैरिफिकेशन वो मांगते हैं, कम से कम कूल एंड काम मेंटेन कीजिए, पोलाइटली इसको रिसीव कीजिए, नहीं तो नौकरी पेशा में भी आपको दिक्कत आ सकता। क्योंकि 6 हाउस में अभी केतु है, वो 6 हाउस को डायरेक्ट देखता है राहु। 6 हाउस आपका जॉब का कारक है। और इसके बाद देखते हैं तारा चक्र में आपका बद्ध तारा में केतु पढ़ते हैं, इसको मैं 3 4 देता हूं। मतलब मघा, मूला और अश्विन, ये तीनों नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है हॉरोस्कोप में, आप खुद देख लीजिए, खुद आपका हॉरोस्कोप आप एनालिसिस कीजिए। अगर ये तीनों नक्षत्र केतु का नक्षत्र डिवीजन में आपका जन्म हुआ है, मघा, मूला और अश्विनी,
तो यह टाइमिंग आपके लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है। एक नॉन क्योरेबल डिजीज आपको प्रोड्यूस करा देगा। एक नॉन क्योरेबल, चाहे आप कितना भी मेडिसिन ले उसके एग्नेस्ट में वो सही ढंग से मतलब इलाज ठीक नहीं हो पाएगा। ऐसा भी हो सकता है कभी कभार केतु का इल्यूजन कि हुआ क्या है डॉक्टर भी सही ढंग से आइडेंटिफिकेशन कर नहीं पाएंगे। और यहाँ पर मंगल देव है जो कि ब्लड रिलेटेड डिजीज है, जो कि ब्लड को रिलेट करने वाला डिजीज है। और हुआ क्या है, शरीर में कितना भी चाहे टेस्ट करे, कभी कभार डॉक्टर प्रोफेसर भी अनेबल हो जाता है, अक्षम हो जाता है उसको सही ढंग से आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि एक्चुअली वो इंसान में हुआ क्या है, कौन सा डिजीज है। ये केतु का काम है। एंड कभी कभार वो नॉन क्योरेबल डिजीज भी देते हैं। 6 हाउस में केतु, जाने दीजिए अप्रैल को, कम से कम मई महीने तक आप इंतजार कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, स्पिरिचुअलिटी हो जाइए, कनेक्टिविटी बढ़ाइए ईश्वर के साथ। जिंदगी में कुछ नहीं है, बस एक प्रारब्ध लेकर हम आए हैं, फिर ये रोटेशन चेंज होने के बाद फिर अगले जन्म लेंगे। अगर पुण्यबल है तब तो जन्म नहीं लोगा लेंगे, मुख्य मिल जाएगा, मगर वो थोड़ी पॉसिबल भी नहीं है आज का ज़माने में इंसान जो जो काम करते हैं। ईश्वर से कनेक्टिविटी हो जाइए। अब चलते हैं थोड़ा एस्पेक्टेशन को चलें। ये आपका लग्न मरकुरी बुध एस्पेक्टेड बाय राहु। ये जो हाउस 8 हाउस को है भाई, भी मैंने बताया ना, 12वां हाउस में राहु है। आपका लग्न लड़ के ऊपर भी उसका फोकस पड़ता है बहुत, 9वां दृष्टि। तो ये ठीक नहीं, अच्छा नहीं। प्रत्येक तारा में आपका शनिदेव पड़ता है, शनिदेव आपका 8 हाउस का ओनर है और शनिदेव 8 हाउस में है। इसको मैं एक या दो देता हूं, मतलब एक माहौल बन जाएगा, एनमिटी शत्रुता, एक माहौल बनेगा शत्रुता, क्योंकि आपका सेकंड हाउस का ओनर है चंद्रमा, जो बोली का कारक है, स्पीचेस का, बात का। तो आपका बात उसी हिसाब से उन लोगों को क्या मतलब सही ढंग से टच नहीं करेगा। वो चुभक सकता है वो बात, मगर आप वही बात बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं, सच बात बता रहा है। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट के ऊपर। जिस दिन ये टाइमिंग था उसी दिन चंद्रमा आपका ये 12 हाउस में ट्रांजिट में था, इसलिए मैंने मेंशन किया। चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक एक राशि को ट्रांजिट करते हैं। तो आपका मिथुन साइन को जनवरी 15 को आएगा। लग्न हमेशा लग्न लड़ ही शुभ ही होता है, और लग्न राशि आपके लिए जन्म राशि, जन्म चंद्र, श्री चंद्र कहलाता है, आपके लिए बेटर रहेगा। मिथुन साइन 15, 16, 2 दिन, 17 को कर्कट साइन को आएगा। एंड यहाँ पर शनि का 7वां दृष्टि एंड ये चंद्रमा का 7वां दृष्टि मरकुरी बुध के ऊपर। सेकंड हाउस, पैसा फाइनेंशियली क्या कुछ इन्वेस्टमेंट ना करे या किसी को ना दे, किसी से ना भी ले, पैसों के मामले में ये आपके लिए ठीक नहीं है। 20 तारीख को आपका लियो साइन 3rd हाउस, करेजियस एक्टिविटीज, आपका सिबलिंग, आपका छोटे भाई बहन, आपका जो इंटेलेक्चुअल, आपका जो कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर, और अभी 8वां हाउस में है, शनि के साथ में है, सही ढंग से आपको रिजल्ट नहीं देंगे। एक देता हूं क्रॉस मार्क। 22 तारीख को कन्या साइन, आपका 4th हाउस, ये मरकुरी का ओन हाउस, सेकंड हाउस, 4th हाउस, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी माँ का स्थान है। सोसाइटी में आपका स्टेबिलिटी, आपका प्लेसमेंट, आपका जगह क्या है, आपको कितना सराहना मिलता है सोसाइटी में, समाज में कितना सम्मान मिलता है, वो 4th हाउस है। कितना सुकून शांति से आप जीते हैं, सुख नहीं, सुख का मीनिंग कुछ अलग होता है, शांति का मीनिंग कुछ अलग होता है। देखें आपका हॉरोस्कोप जन्म कुंडली में 4th हाउस में कौन रहता है, वो आपके लिए पॉजिटिविटी प्लैनेट है या नेगेटिव है। सारा जिंदगी का कहानी आपको मिल जाएगा
कि आपको शांति या सुख दोनों में जो डिफरेंस होता है क्या मिलता है, क्या मिलने वाला है या कि क्या मिल चुका है। ज्योतिष बहुत गहराई का चीज है, बस रिसर्च करते जाइए, बहुत कुछ मिलेगा। 100 जन्म लेगा तब तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा। मैं तो कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं। ना मैं ज्योतिष हूँ, ना मेरे बाएं तरफ कोई डॉक्टर लगा रखा है। जय जगन्नाथ। और तुला साइन को आपका जाएगा 24 तारीख, यह आपका 5th हाउस। अभी के लिए आपका 5th लॉर्ड शुक्र, यहां पर तो रेट्रोगेशन है 24 तारीख तक। शुक्रदेव आपका और 5 दिन इंतजार कीजिए, फिर भी 5th हाउस में जब आ जाएंगे चंद्रमा, आपके लिए कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटीज, कुछ पैसा, कुछ इंटरव्यू, कुछ वैभव, कुछ इस तरह का सिग्निफिकेंटली कुछ है तो आपके लिए बेटर रहेगा। 5th हाउस तुला साइन, इसको इस तरह का। ओके, वृश्चिका 27, यहां पर केतु है और मंगल है। मंगल देव उसी दिन शायद चेंज हो गए होंगे धनुष साइन को। सिंपल यहाँ केतु अकेला ही रहेंगे, यहां पर चंद्रमा आने से इनका एक ग्रहण योग बन जाता है। 6th हाउस में केतु है, डिजीज, डिस्प्यूट और डिस्टर्बेंस का कारक बन के बैठा है 6th हाउस में। वह चंद्रमा आ जाएंगे और एक ग्रहण दोष बन जाता है, जो कि 2nd हाउस का लॉर्ड है आपका। अच्छा नहीं है वृश्चिका। धनु साइन 29 को जाएंगे एंड धनु साइन शुक्र उसी टाइम एग्जैक्टली 29 को डायरेक्ट रहेंगे एंड एग्जैक्टली उसी दिन 29 को चंद्रमा का यहाँ ट्रांजिट। शुक्र एंड चंद्रमा 7th हाउस। क्या कुछ रिलेशन से अगर बिगड़ गया है, कुछ तानातानी, कुछ मनमानी, कुछ अभिमान, क्या कुछ है पत्नी के साथ या पत्नी का पति के साथ, आप समझा बुझा सकते हैं, एंड सिंपल 2 ही पर्सन और कोई होना नहीं चाहिए। ना इसी में कोई थर्ड पर्सन मीडिएटर को ना लाइए, खुद हैंडल कीजिए, सुलझ जाएगा। वो डेटेड आपके लिए सही रहेगा। धनु साइन 7वां, धनु साइन आप लिख सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। मकर साइन को 31 जनवरी, यहां पर शनिदेव पहले से है, बुध यहां पर है, वो 4 फरवरी को रेट्रोगेशन से डायरेक्ट रहेंगे, मगर 31 तक वो वही रेट्रोगेशन की पोजीशन में रहेंगे। रवि यहाँ पर है, बुध यहाँ, शनि यहाँ, चंद्रमा आ जाएंगे आपका 8 प्लेस, 4 प्लैनेट हो जाएंगे उस टाइम। और सबकी सब शनि के चंद्रमा मतलब एक 20 से योग बन जाता है यहाँ पर। वो 8वां हाउस, वो डेटेड को और सिंसियर रहिए प्लीज, वो डेटेड को और सिंसियर रहिए। अगर हो सके कोई अनएक्सपेक्टेशन गेन आपको मिलता है तो रेस्पॉन्स दीजिए, मगर आप किसी से ना कुछ डीलिंग करें, ना किसी से का कुछ तानातानी करें, ना। मकर साइन फरवरी 2 तारीख को कुंभ साइन को जाएंगे। 9th हाउस, यहाँ बृहस्पति है पहले से, शनि का घर है। बृहस्पति शनि में रिलेशनशिप खराब नहीं है, अच्छा उतना भी नहीं है मगर खराब नहीं है। सेकंड चीज है, गुरु के साथ 9th भाग्य स्थान में चंद्रमा, सही रहेगा, अच्छा रहेगा। एक टिक देता हूं। 4 तारीख को मीन को 10th हाउस, अभी बृहस्पति का घर है, तो प्रोफेशनली क्या कुछ सेटबैक, क्या कुछ मिस्टेक अगर हुआ था ऑफिस में, उसको आप सुधार सकते, या आगे का क्या कुछ प्लानिंग है उसको भी आप सुधार सकते, सही रहेगा। और 6 तारीख को मेष साइन आपका 11th हाउस, सही रहेगा। 9 तारीख को वृषभ को जब आएगा, यहाँ पर राहु है, वो भी एक ग्रहण दोष बनेगा एंड वो 12वां हाउस है। कोई हॉस्पिटलाइजेशन, कोई पुलिस डिपार्टमेंट का क्या कुछ इस तरह का फालतू का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूटीन की तरह आपके पास आएगा एक मुश्किल मुसीबत, जिसको कि आप सुलझ तो पाएंगे मगर परेशानी उठाना पड़ेगा। वृषभ राशि में जब चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 9 तारीख को। 11 तारीख को मिथुन साइन आपका फिर वही लग्न, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। जो डिस्प्यूट रहेगा वो कम से कम सुलझ जाएगा।
एंड 14 तारीख को कर्कट साइन सेकंड हाउस, फिर वही शनि के नक्षत्र शनि की दृष्टि में आ जाएंगे। इसको एक टिक देता हूं, एक क्रॉस देता हूं, क्योंकि उस टाइम बुद्धदेव एंड वो रेट्रोगेशन से स्ट्रेट रहेंगे या रवि आपका फिर चले जाएंगे 9th हाउस को। ये एक अप्रोक्सीमेटली आपका मंथली रिजल्ट है प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से। ये भी डिस्क्लेमर है मेरे तरफ से, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप ये नहीं है। और राशि के हिसाब से मत देखिएगा इसको कभी, इसको लगने के हिसाब से हमेशा देखिए। मेरा हर वीडियो लगने के हिसाब से होता है। तो कई सब्सक्राइबर्स रूठे हुए हैं, हर्ट भी हुए हैं, अभिमान पे भी हुए कि सर आप हर महीने 12 की 12 वीडियो आप दे नहीं पाते हैं, तो इसलिए हम आपको अनसब्सक्राइब करते हैं। मंजूर है आपको? खुशी से मैं आपका ये चीज़ ग्रहण करता हूँ, मगर क्या करूँ, परेशानियाँ बहुत कुछ होता है। मैं ये यूट्यूब को कितना परसेंट दूँ, मेरा प्रोफेशन कुछ अलग सा है। टोटली यूट्यूब में एक दिन में 2-3 वीडियो भी मैं डाल सकता। हाँ, अगर ईश्वर का आशीर्वाद कब जिंदगी में पड़ेगा, जैसे कि मेरा एज तो अब आगे सपोर्ट नहीं करता है, आ गया शायद, मुझे लगता है मैं अपना प्रोफेशन से रिटायरमेंट ले लूँ, एंड वो टाइम जब आएगा एक दिन में 1-2-3 वीडियो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। नमस्ते, जय जगन्नाथ। अगर क्या कुछ मिस्टेकली भूल हो जाता है तो माफ़ी चाहता हूँ। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए गौरंग पंडा आपसे विदा लेता है।